नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। तो आज हम समझेंगे कि जो पेप्टिक अल्सर है वो क्या होता है, किस तरह की कंडीशंस होती है, और ये जो पेप्टिक अल्सर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैंने यहाँ 3 स्टार लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में, प्रीवियस जो एग्ज़ाम है उनमें पूछा गया है। तो आज हम समझेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो देखते हैं हम क्या डेफिनेशन। Peptic ulcer disease is a condition in which an sore, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर, डेवलप इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक और ड्यूडेनम ड्यू टू डैमेज बाई गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन्स। यानी कि जो पेप्टिक अल्सर्स है वो क्या है, एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन है, ऐसी डिसीज कंडीशन जो कहाँ होती है, इन विच, जिसमें क्या होता है, एक अल्सर का क्या होता है, फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता है। कहाँ पर? लाइनिंग ऑफ द स्टोमक और ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की और स्टोमक की लाइनिंग में अल्सर का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? पेप्टिक अल्सर कहलाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू डैमेज बाई गैस्ट्रिक एसिड। जो HCl है उसका सीक्रेशन जब गैस्ट्रिक में बढ़ जाता है, हमारे स्टोमक में बढ़ जाता है, एंड पेप्सिन्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पेप्टिक अल्सर डिसीज कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये समझिए आप कि हमारा ये क्या है, स्टोमक है, या हमारी GI ट्रैक है। उसमें क्या है, जो हमारी GI ट्रैक होता है उसकी 3 लाइनिंग होती हैं। जैसे सबसे बाहर वाली क्या होती है, सिरोसा, उससे जो अंदर वाली है उसको बोलते हैं मस्कुलरेसिस, एंड उसके अंदर वाली उसको बोलते हैं सबम्यूकोजा, एंड उसके लास्ट वाली क्या है, म्यूकोजा। तो जो ये लेयर है लास्ट वाली, ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो जाना, अल्सर का फॉर्मेशन होना। जैसे यदि स्टोमक में अल्सर का फॉर्मेशन होना और ड्यूडेनम में अल्सर का फॉर्मेशन होना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, अल्सर का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर? स्टोमक में और ड्यूडेनम में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है उसके टाइप क्या हैं। ठीक है, तो टाइप अगर बात करते हैं हम, तो लोकेशन के बिहाफ पे क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और ईसोफेजियल अल्सर। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, यानी कि ऐसा अल्सर जो कहाँ होता है, जैसे हमारी ये स्टोमक है, ये क्या होती है, ईसोफेगस होती है, ये स्टोमक हो गया, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या हो गया, ड्यूडेनम हो गया। तो जो अल्सर कहाँ होता है, ईसोफेगस में होता है, उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस अल्सर। और जो अल्सर कहाँ फॉर्मेशन होता है, स्टोमक में होता है, उसको हम बोलते हैं स्टोमक अल्सर्स। और जो अल्सर कहाँ फॉर्म होता है, ड्यूडेनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। तो हम देखते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो अल्सर कहाँ होता है, स्टोमक में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। और ये क्या होता है, 15% होता है, यानी कि आप 100% की बात करते हैं तो उसमें से 15% आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा तक गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलता है। एंड ड्यूडेनल अल्सर की बात करते हैं तो ऐसा अल्सर जो कहाँ होता है, ड्यूडेनम एरिया में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में होता है, उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। और ये जो अल्सर होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, यानी कि 80% आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्यूडेनल अल्सर ही देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं ईसोफेजियल अल्सर। तो ईसोफेजियल अल्सर क्या होता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 5% ही देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही रेयर केस में होता है ये। वो अल्सर जो कहाँ होता है, ईसोफेगस में होता है, उसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल अल्सर बोलते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है, जो लोअर पार्ट होता है ईसोफेगस का, उसी में देखने को मिलता है। तो हमने देखा पेप्टिक अल्सर क्या था, उसके टाइप क्या थे। अब हम देखते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर है उसके कॉज क्या हैं, कॉज को हम क्या बोलते हैं, एटियोलॉजी क्या है, या फिर रिस्क फैक्टर क्या है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेप्टिक अल्सर होने का, वो होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शंस। एच पाइलोरी क्या है, एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, कॉज करता है किसको, पेप्टिक अल्सर्स को। एंड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नसेड्स, यानी कि ऐसे ड्रग, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो आप लंबे समय तक अगर आप यूज करते रहते हैं उनको, तो आपको पेप्टिक अल्सर होने का जो खतरा है वो बना रहता है या हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल एस्प्रिन, जो एस्प्रिन ड्रग होता है, यदि आप उसको लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर आइबुप्रोफेन, ठीक है, ये जो ड्रग हैं नसेड्स, यदि आप इनको काफ़ी टाइम तक यदि आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको पेप्टिक अल्सर होने का चांस है। ये क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। एंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एच पाइलोरी है। और अगर हम थर्ड देखते हैं, एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, यदि जो
HCl है उसका सीक्रेशन क्या होता है, यदि हमारे स्टोमक में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलता है, पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। या ऐसा पर्सन जो स्मोकिंग ज़्यादा करता है उसको भी क्या चांस होता है पेप्टिक अल्सर होने के। अल्कोहल कंजप्शन यानी कि ऐसा पर्सन जो अल्कोहल को कंजप्ट करता है। एंड स्ट्रेस, ऐसे पर्सन जिसको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है उसको भी क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर होने का चांस है। या फैमिली हिस्ट्री मतलब जैसे कि उसकी फैमिली में पहले से ही किसी पर्सन को रहा हो पेप्टिक अल्सर, तो आगे भी उस फैमिली में किसी दूसरे पर्सन को वो हो सकता है। ज़ोलिंजर इलीजन सिंड्रोम यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादा चाय पीते हैं उन व्यक्ति में भी ये पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। तो ये थे क्या इसके कॉजेज़। अब हम देखेंगे आगे कि जो पेप्टिक अल्सर होता है उसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। या आप इसको इस नाम से भी आ सकता है आपको एग्जाम में, या आपको ऐसे भी आ सकता है। तो सबसे मोस्ट जो साइन आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा आपको, बर्निंग एंड नाउंग एपिगैस्ट्रिक पेन। तो बर्निंग मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो एब्डोमेन एरिया है आपको उसको वहाँ आपको जलन महसूस होगी, जैसे आपको लगेगा जैसे जल रहा है, ठीक है। एंड नाउंग मतलब जैसे कि आपको लगेगा कि कोई वहाँ आपको काट रहा है, यानी कि आपको चुभन सा पेन होगा, आपको एक शार्प पेन होगा आपको, ठीक है। और दूसरा जो हमारा सिम्टम है, साइन हमारा, वो क्या है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। यानी कि जिस पर्सन को पेप्टिक अल्सर होगा उस पर्सन को क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। और नोजिया वॉमिटिंग, यानी कि उस पर्सन को नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। एंड फोर्थ इज ब्लोटिंग, यानी कि जो पेट है वो कैसा देखने को मिल सकता है, फूला हुआ देखने को मिलेगा। और फिफ्थ है क्या, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उस पर्सन को क्या होगा, जो भूख है वो भी कम लगेगी। वेट लॉस, यानी कि उस पर्सन का यदि उसको भूख कम लगेगी यानी कि तो उसका जो वेट है वो भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हार्ट बर्न, यानी कि उसका जो चेस्ट है उस चेस्ट में उसको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी जलन सी देखने को मिलेगी, ऐसा लगेगा कि वो जल रहा है, ठीक है। एंड हेमेटेसिस, यानी कि हेमेटेसिस क्या होती है, जो वॉमिटिंग, यानी कि जिस पर्सन को पेप्टिक अल्सर है यदि उसको वॉमिटिंग होती है तो उस वॉमिटिंग में क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा। अगला आता है मेलिना, यानी कि जो इसका स्टूल है वो कैसा कलर देखने को मिलेगा आपको, ब्लैक एंड टेरी स्टूल। यानी कि इस पर्सन को, जिस व्यक्ति को क्या है पेप्टिक अल्सर है, उसको ब्लैक एंड टेरी स्टूल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थे किसके साइन एंड सिम्टम पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स को। बात करते हैं इसके पेन का पैटर्न कैसा हो, यानी कि जो पर्सन है इसको पेप्टिक अल्सर है उसको पेन कैसा देखने को मिलेगा। तो यदि उस व्यक्ति को क्या हुआ है, गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, तब उसको क्या देखने को मिलेगा, जो पेन है वो यूजुअली वंस आफ्टर ईटिंग, यानी कि जो पेन है यदि गैस्ट्रिक अल्सर उस व्यक्ति को, तो पेन क्या होगा, खाना खाने के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आफ्टर 30 to 60 मिनट। यानी कि खाना खाने के बाद यदि 30 से 60 मिनट के बाद यदि उस व्यक्ति को पेन हो रहा है एब्डोमिनल एरिया में, तो आप समझ सकते हैं कि उसको क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर है। और जो गैस्ट्रिक अल्सर यदि जिस व्यक्ति को होता है, पेन नेवर अकर एट नाइट, यानी कि ऐसे पर्सन में कभी भी नाइट में पेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति खाना खाता है तो हमारे स्टोमक में क्या होता है, खाना कितने टाइम तक स्टोर रहता है, कम से कम 4 से 5 घंटे तक रहता है, ठीक है। इस वजह से नाइट में पेन यहाँ बहुत ही कम चांस होता है जो देखने को मिलता है। बात करते हैं ड्यूडेनल अल्सर की। तो ड्यूडेनल अल्सर की यदि बात करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, पेन ऑफन अकर 2 to 5 ईयर, यानी कि 5 आवर। यदि जो पेन है वो 2 से 5 घंटे के बाद आपको देखने को मिल रहा है खाना खाने के बाद, तब आप समझ सकते हैं कि जो पेन है वो क्या है, ड्यूडेनल अल्सर का पेन है। एंड में रिलीव्ड बाई ईटिंग, और इस प्रकार का पेन क्या होता है, खाना खाने के तुरंत बाद ठीक हो जाता है। इसलिए इस पेन को हम क्या बोलते हैं, हंगर पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हंगर पेन, क्योंकि ये जो पेन होता है जब आप खाना खाएंगे तो ये पेन क्या होता है, थोड़ा रिलीफ हो जाता है। क्यों रिलीफ हो जाता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना हमारा कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। तो स्टोमक में जब खाना आ जाता है तो थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, जो ड्यूडेनम वाला एरिया होता है उसको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेन है वो कम देखने को मिलता है। और इस तरह के अल्सर में क्या होता है, पेन अकर एट नाइट, जो पेन है वो कहाँ होता है, रात में अकर होता है। क्यों, क्योंकि इस तरह का जो अल्सर होता है जब हम खाना खाते हैं तो 4 से 5 घंटे के बाद क्या होता है, खाना हमारा स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में जाता है। तो जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में पहुंचता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पेन होता है वो रात में देखने को मिलता है। अगला क्या है, हार्ट बर्न। जैसे कि मैंने आपको ऊपर जो साइन सिम्टम बताए थे हार्ट बर्न, तो जो हार्ट बर्न होता है वो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, आपको ड्यूडेनल अल्सर में देखने को मिलता है। और जो मलीना है यानी कि जो ब्लैक स्टूल है वो भी आपको किस में देखने को मिलता है, जिस व्यक्ति को ड्यूडेनल अल्सर हुआ होता है। एंड वॉमिटिंग, यानी कि जो ड्यूडेनल अल्सर होता है इसमें क्या होता है, जो वॉमिटिंग होती है वो बहुत ही रेयर होती है।
ये मतलब रेयर केस में होती है। तो हमने देखा साइन सिम्टम क्या थे इसके, पेन का पैटर्न क्या था। आगे हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि जो पेप्टिक अल्सर है, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो डिसीज़ है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में अकर हुई। तो देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं एच पाइलोरी या फिर नसेट्स, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर या तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया ने मतलब एंट्री की, या फिर वह व्यक्ति क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म तक नसेट्स का यूज कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में इंक्रीज HCl, जो HCl का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, जब हमारी बॉडी का कंडीशन कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो म्यूकोजल डिफेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो हमारी म्यूकोजल लेयर है जो हमारे स्टोमक को क्या कर रही है, डिफेंस कर रही है, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। जब उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो म्यूकोजल लेयर है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जब म्यूकोजल लेयर डैमेज होने लगेगी तो उस जगह पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, यानी कि उस जगह पे आपको थोड़ा सूजन देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर सोर या अल्सर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। यानी कि पैथोफिजियोलॉजी में ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जो डिसीज कंडीशन है वो कैसे अकर हुई। तो जब हमारी बॉडी में एच पाइलोरी आया, उसने इंक्रीज कर दिया HCl के प्रोडक्शन को, फिर जो हमारी म्यूकोजल लेयर है वो डिफेंस कम हो गया, एंड म्यूकोजल लेयर फिर डैमेज हो गई, और जो इन्फ्लामेशन था वो अकर हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर सोर का फॉर्मेशन हुआ एंड अल्सर फॉर्म हुआ, और एट द एंड क्या हुआ, पेप्टिक अल्सर कंडीशन हमारी बॉडी में अकर हो गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि उस व्यक्ति में पेप्टिक अल्सर हुआ है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए क्या करते हैं, जो मोस्ट स्पेसिफिक इसका जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो क्या देखने को मिलता है, GI एंडोस्कोपी, यानी कि जो हमारी अपर GI ट्रैक है उसकी एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं और उसकी टिप पे क्या करते हैं, कैमरा लगाते हैं और उसको GI ट्रैक में डालते हैं, और उस कैमरे के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस पूरे GI ट्रैक की क्या करते हैं, स्कोपी करते हैं, देखते हैं कि उसकी लाइनिंग वगैरह कैसी है, उसमें कोई इरोजन तो नहीं हुआ है, उसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। उसकी हेल्प से क्या करते हैं, पता करते हैं कि उस व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगला क्या है, एच पाइलोरी, यानी कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया को पता करने के लिए कि उस व्यक्ति की बॉडी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में मतलब क्या करते हैं, हम पहले उस पेशेंट को क्या करते हैं, हम एक यूरिया की टैबलेट खिलाते हैं। ठीक है, जिसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं ब्रीथ का, कि उसकी ब्रीथ में क्या हो रहा है, जो यूरिया की जो स्मेल है वो कैसी आ रही है। ठीक है, अगला क्या है, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। आगे हम क्या करते हैं, जो ब्लड काउंट है वो चेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एनीमिया तो नहीं हुआ, उसको एनीमिया डिटेक्शन के लिए। स्टूल टेस्ट करेंगे कि स्टूल का कलर कैसा है, और यदि स्टूल का कलर मेलिना वगैरह दिख रहा है आपको तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या हुआ है, पेप्टिक अल्सर हुआ है। इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं आप, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, CT स्कैन वगैरह हो गया, या फिर MRI वगैरह हो सकता है। इन सब की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या हुआ है, पेप्टिक अल्सर हुआ है। आगे हम देखते हैं, डायग्नोस्टिक हमने इवैल्यूएशन कर लिया, उसके बाद हमारा जो मेन अगला पॉइंट है वो क्या है, मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट, यानी कि अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले मेडिकल, फिर सर्जिकल, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि जो मेडिकल मैनेजमेंट में इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उसकी हेल्प से हम पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से क्या हो रहा था, पेप्टिक अल्सर हो रहा था, तो इसको ठीक करने के लिए क्या देखते हैं हम, ट्रिपल थेरेपी होती है। इस प्रकार से टैबलेट आती हैं। एक टैबलेट क्या होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, और जो 2 टैबलेट होती हैं वो होती हैं एंटीबायोटिक। जैसे एग्जांपल में जो एक टैबलेट होती है वो क्या होती है, पेंटोप, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और जो 2 टैबलेट होती हैं वो क्या होती हैं, एंटीबायोटिक, जैसे अमोक्सिसिलिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये टैबलेट क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, आगे एसिड सप्रेशन। एसिड सप्रेशन क्यों देते हैं, क्योंकि एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाने से ही जो मेन कॉज है वही तो क्या है, पेप्टिक अल्सर का। तो हमें क्या करना है, जो एसिड का सीक्रेशन बढ़ रहा था उसको क्या करना है, हमें थोड़ा सप्रेस करना है, डाउन करना है। तो उसके लिए हम क्या देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे एग्जांपल ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ठीक है, और म्यूकोजल प्रोटेक्शन, यानी कि
पेप्टिक अल्सर में क्या हो रहा था, जो हमारी म्यूकोजल लेयर थी वो डैमेज हो रही थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या देते हैं हम, सुक्रल फेट देते हैं। सुक्रल फेट ये ड्रग होता है जो क्या करता है, हमारी म्यूकोजल लेयर को प्रोटेक्ट करता है। और आपको क्या करना, स्टॉप्स करना है नशेट्स, यानी कि ऐसा जो व्यक्ति है जिसको पेप्टिक अल्सर हुआ है, तो यदि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एस्पिरिन ले रहा है या आइबुप्रोफेन ले रहा है, तो आप उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, आप इसको तो गाइड करें, एडवाइस करें कि वह व्यक्ति एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन मेडिसिन ना खाए। ठीक है, तो ये क्या था, मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट। अगला हम देखते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, हुआ है। तो सबसे पहले क्या आता है, गैस्ट्रेक्टोमी। तो गैस्ट्रेक्टोमी क्या है, गैस्ट्रेक्टोमी, यहाँ भी वर्ड टोमी आ जाए, उसका मतलब होता है उसको रिमूव करना। तो पार्शियल और कंप्लीट रिमूव, जो स्टोमक है हमारा उसको या तो पार्शली या फिर उसको कंप्लीट रिमूव करना क्या कहलाता है, गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। जिसकी हेल्प से यदि उस व्यक्ति को अल्सर थोड़ा सीवियर कंडीशन का हो चुका है, तो हम उस व्यक्ति को क्या करते हैं, काट के उस अंग को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। या फिर वेगोटोमी। तो वेगोटोमी का मतलब क्या होता है, जो हमारी वेगस नर्व होती है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वेगस नर्व क्या करती है, स्टिमुलेट करती है ताकि जो एसिल का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। यदि इसको हम रिमूव कर देंगे तो एसिल का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एसिल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा पेप्टिक अल्सर डिसीज कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मेन है पोर्शन, क्योंकि एज अ नर्स हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम उस पेशेंट को क्या अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, असेस पेन एंड एब्डोमिनल सिम्टम्स। आपको पेन का लेवल कैसा है, आपको पेन का लेवल चेक करना है पेन स्केल से, एंड एब्डोमिनल सिम्टम्स, और उसके जो एब्डोमिनल सिम्टम वगैरह हैं आपको वो असेस करने हैं। मॉनिटर वाइटल साइन, आपको पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करने, जैसे टेम्परेचर वगैरह, बीपी वगैरह, पल्स वगैरह, रेस्पिरेशन वगैरह। एंड ऑब्जर्व फॉर हीमेटोस्टेसिस एंड मेलिना, आपको ऑब्जर्व करना है कि उस व्यक्ति की वॉमिटिंग में क्या ब्लड तो नहीं आ रहा है, एंड उसके स्टूल में क्या आ रहा है, ब्लड तो नहीं आ रहा है, यानी कि उसका ब्लड कैसा है, ब्लैक तो नहीं आ रहा है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। और अगला क्या है, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, और जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है आपको पेशेंट को टाइमली, जो टाइम दिया गया उस टाइम पे आपको उसका करना है, उसको एडमिनिस्टर करना है। इनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील इफ़ टॉलरेटेड, आपको क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, इनक्रेज करना है ताकि वो स्मॉल अमाउंट में क्या करे, मील ले सके, यदि उसको वो पचा सकता है तब। एंड अगला क्या है, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, आपको पेशेंट को एडवाइस करनी है कि वह पेशेंट क्या करे, स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल का कंजप्शन ना करे। अगला, अवॉइड अननेसेसरी नशेट्स, और आपको पेशेंट को एडवाइस देनी है कि जो अननेसेसरी नशेट्स हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, एस्पिरिन वगैरह हो गया, उनको वह पेशेंट अननेसेसरी इनटेक ना करे। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेस, और पेशेंट को जो स्ट्रेस है आपको उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। एजुकेट पेशेंट अबाउट कंप्लीटिंग एच पाइलोरी ट्रीटमेंट, और पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है कि वह जो एच पाइलोरी ट्रीटमेंट है उसको कंप्लीट करे, मतलब बीच में छोड़े ना। लास्ट वन, मॉनिटर हीमोग्लोबिन इफ़ ब्लीडिंग इज सस्पेक्टेड, आपको पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक करना है यदि पेशेंट में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में हो रही है। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में जिस तरह मैंने आपको दिखाया है आपको इसी तरह लिखना है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको एग्जाम में इसी तरह, जैसे मान लो मैंने दिखाया डेफिनेशन, फिर टाइप वगैरह, फिर उसके कॉजेज़ वगैरह, एंड आफ्टर दैट उसके सिम्टम्स, एंड फिर उसकी जो भी टाइप वगैरह है, जो पैटर्न वगैरह, ठीक है, उसको आपको लिखना है। और उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है आपको अच्छे से, एंड उसका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन लिखना है, और उसके बाद आपको मैनेजमेंट लिखना है। इसी तरह से मेडिकल मैनेजमेंट यदि है तो मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है आपको, सर्जिकल मैनेजमेंट तो सर्जिकल मैनेजमेंट लिखना है आपको, नर्सिंग मैनेजमेंट है तो आपको नर्सिंग मैनेजमेंट अच्छे से लिखना है। आगे हम बात करते हैं क्या, कॉम्प्लिकेशन की, यानी कि यदि जिस व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है तो उस व्यक्ति में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहला आता है हेमरेज। तो हेमरेज यानी कि यदि व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो उस व्यक्ति में हेमरेज बहुत ही मोस्ट कॉमन देखने को मिल सकता है, यानी कि जो ब्लीडिंग की कंडीशन है वो बहुत ही मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिल सकती है। परफोरेशन देखने को मिल सकता है, यानी कि जो जीआई ट्रैक की हमारी लाइनिंग थी उसमें क्या होता है, एक होल बन सकता है, उसको हम बोलते हैं परफोरेशन। एंड पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस मतलब क्या होता है कि जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं।
तो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि ये हमारी लाइनिंग वगैरह थी, तो इसमें क्या कहते हैं पेप्टिक अल्सर का फॉर्मेशन हो जाना, यानी अल्सर का फॉर्मेशन उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर होते हैं। जो अल्सर ईसोफेगस में होता है उसको ईसोफेगस अल्सर बोलते हैं, जो स्टमक में होता है उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, और जो ड्यूडेनम में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। अच्छा, जो अल्सर कहाँ होते हैं, स्टमक में होते हैं, उसमें स्टमक में जो अल्सर होता है उसमें क्या होता है, जो मेन जो लोकेशन होती है अल्सर फॉर्मेशन की वो कहाँ होती है। जैसे स्टमक होता है उसके क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कार्डिक पार्ट होता है, फंडस होता है, बॉडी होती है, पाइलोरस होता है। तो जो मोस्ट कॉमन पार्ट होता है वो कहाँ होता है, पाइलोरस पार्ट होता है। पाइलोरस में भी क्या होता है, कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि एंट्रम, तो एंट्रम में मोस्ट कॉमन आपको स्टमक अल्सर देखने को मिलता है। अच्छा, स्टमक में भी क्या होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, लेजर कर्वेचर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। तो जो स्टमक अल्सर होता है वो मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, आपको लेजर कर्वेचर पर एक साइड पे देखने को मिलता है। ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको नॉर्थ एग्जाम के लिए या आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।